नमस्कार। अब से लेकर 10 बजे तक हम आपके सामने दो बड़े मुद्दे रखने वाले हैं जो सबकी जुबान पर उसकी चर्चा है। पहली बात कि दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे, और दूसरी बात क्या मोदी की प्रधानमंत्री बनने की लहर है। मगर बड़ा सवाल यह कि दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी। कम से कम मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोनिया जी के उस तथाकथित जुमले से इंस्पायर्ड लग रही है कि सत्ता जहर है। क्यों बच रही है दोनों? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, याद है आपको कर्नाटक में किस तरह से जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई थी। राजस्थान में अशोक गहलोत के पास महज 94 विधायक थे, मगर बीएसपी के समर्थन से उसने सरकार बना ली थी और 5 साल चला भी ली थी। नरसिम्हा राव सरकार याद है आपको। तो इस वक्त क्यों कतरा रहे हैं और सरकार बनेगी कैसे? सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं और साथ ही किशोर अजवानी हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा साहब हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मामलों में होता क्या है और एलजी की भूमिका क्या होगी। साथ ही होंगे मेरे तमाम संवाददाता भी। मगर इससे पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो 5 फॉर्मूलाज जिसके जरिए सरकार बन सकती है, और फिर हम हर एक फॉर्मूले का सिलसिलेवार तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ना बीजेपी को मिला बहुमत, ना आम आदमी पार्टी को मिली सरकार बनाने लायक सीटें। कांग्रेस का तो दिल्ली से सफाया ही हो गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे? जहां तक नतीजों की बात है तो दिल्ली में बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को मिली हैं सिर्फ 8 सीटें। आम आदमी पार्टी ने कमाल करते हुए 28 सीटें जीती हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। 70 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटें। इतनी सीटें किसी के पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कैसे बनेगी। फॉर्मूला नंबर 1, किरण बेदी फॉर्मूला। अगर बीजेपी के 32 और आम आदमी पार्टी के 28 मिल जाएं, जैसा कि किरण बेदी चाह रही हैं, ऐसे में आंकड़ा तो पहुंचता है 60 पर, लेकिन ये मुमकिन नहीं दिख रहा है। हमने ये चुनाव जिन सिद्धांतों पर लड़ा था वो सिद्धांत बीजेपी और कांग्रेस के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हैं। तो जब हमारे सिद्धांत ही अलग हैं तो उनसे किसी भी तरह का मेल रखना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। फॉर्मूला नंबर 2, बीजेपी को रोकने का फॉर्मूला। अगर आम आदमी पार्टी के 28 के साथ कांग्रेस के 8-7 आ जाएं, तो आंकड़ा पहुंचता है 36, यानी बिल्कुल जादुई आंकड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के रुख से ये विकल्प भी अभी हवा में ही है। उनका तो बार बार ये आ रहा है कि उसी सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि वो जो है लोगों के भरोसे को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का एहसास कराएं। फॉर्मूला नंबर 3, अगर आम आदमी पार्टी सदन से गैर हाजिर रहे तो। अगर बीजेपी सरकार बनाती है और विश्वास प्रस्ताव के वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से गैर हाजिर हो जाते हैं, तो फिर सदन की ताकत रह जाएगी 42 की। ऐसे में विश्वास मत हासिल करने के लिए जरूरत होगी सिर्फ 22 विधायकों की, जो कि बीजेपी आसानी से पूरा कर लेगी। फॉर्मूला नंबर 4, अगर कांग्रेस सदन से गैर हाजिर रहे। अगर बीजेपी सरकार बनाती है और कांग्रेस जनादेश के सम्मान के नाम पर सदन से गैर हाजिर हो जाती है, तो सदन की संख्या हो जाएगी 62, यानी बहुमत के लिए 32 विधायकों की जरूरत होगी, जो कि बीजेपी के पास हैं। फॉर्मूला नंबर 5, अगर बीजेपी सदन से गैर हाजिर रहे तो। अगर बीजेपी उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने से इनकार कर देती है और आम आदमी पार्टी को न्योता मिलता है और जनादेश के सम्मान के नाम पर बीजेपी सदन से गैर हाजिर होती है, तो फिर सदन की संख्या होगी 38। तब बहुमत के लिए जरूरत होगी 20 सीटों की और आम आदमी पार्टी की सरकार आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। नेचुरल कोर्स में बनता है, मेजोरिटी आती है तो सरकार बनाएंगे, नहीं होता है तो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। इसके अलावा सिर्फ तोड़फोड़ ही विकल्प बचता है, जिसके लिए फिलहाल कोई पार्टी तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी अपनी छवि साफ सुथरी रखना चाहते हैं। लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारने के मूड में थे। कांग्रेस को तो नकारना ही था, लेकिन बीजेपी पर भी बहुत भरोसा नहीं किया। तो 3 पार्टियों के चक्कर में विधानसभा त्रिशंकु हो गई है। अब सवाल ये कि दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल क्या करेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक
सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को न्योता दिया जाएगा। अगर बीजेपी इनकार करती है तो फिर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता भेजा जाएगा। आम आदमी पार्टी के इनकार के बाद ही उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे और फिर दिल्ली दोबारा चुनाव के रास्ते पर चली जाएगी। हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि हम सरकार बना सकें। बीजेपी अगर चाहे तो सरकार बना सकती है, वो नहीं चाहते हैं फिर उसके अलावा ऑप्शन नहीं। संविधान की धारा 239A के अंतर्गत किसी भी प्रोविजन को सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो या तो वो असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देंगे, जिसका मतलब टेम्परेरी सस्पेंड कर देंगे, या उसको सीधा डिसॉल्व कर देंगे और नए चुनाव हो जाएंगे। दोबारा चुनाव की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के यहां तक पहुंची हैं। लिहाजा सरकार बनाने को लेकर दबाव नैतिकता का है। जानकार भी मान रहे हैं कि अगर नए सिरे से चुनाव होता है तो फिर दिल्ली की जनता किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश दे सकती है। जैसा कि बहुत सारे नेता यहाँ कह रहे हैं ट्रेडिशनल पार्टीज के, दोबारा चुनाव करवाइए। दोबारा चुनाव में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत लेकर आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि ये पार्टी कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में क्या चल रहा है, इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे तीन सहयोगी। आम आदमी पार्टी की स्थिति जानने के लिए सरोज, प्रफुल्ल बीजेपी का हाल बताएंगे और आशीष कुमार सिंह कांग्रेस का। सरोज, बड़ा सवाल, ये तो आम आदमी पार्टी जिसका वोटर जो है वो भी नहीं चाहता होगा कि वो विपक्ष में बैठे, वो भी चाहता होगा कि सत्ता में बैठे। तो क्या ये फैक्टर 5:30 की मीटिंग में एक अहम किरदार निभाएगा? सरोज, देखिए, सिरे से इसे खारिज कर दिया है आम आदमी पार्टी के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य थे। सबसे हमने इस विकल्प पर बात की, कैमरे पर भी, ऑफ कैमरा भी, और उनका साफ कहना कि हमारी राजनीति इससे खत्म हो जाएगी। जिस जमीन को तैयार कर कर हम आगे बढ़े हैं, अब ऐसा कि कांग्रेस से न समर्थन लेंगे न देंगे, बीजेपी से न समर्थन लेंगे और न देंगे, और इसलिए शायद उन्हें इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है अपने डेब्यू में ही। और अगर उसी से वो समझौता कर लेते हैं तो राजनीतिक जमीन उनकी खिसक जाएगी, और इसलिए इस विकल्प पर वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। और कहने की बात वाली बात है कि आज विधायक दल की मीटिंग में इस पर चर्चा तक नहीं होगी। लेकिन सरोज, सरोज, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, कि राजनीति करने तो आए नहीं है, ये तो सिस्टम बदलने के लिए आए हैं, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और ऐसे में अगर सरकार बनाने का मौका इधर उधर से मिलता है तो एक बड़े उद्देश्य के लिए छोटी सी कुर्बानी दी जा सकती है। देखिए विजय जी, मैं आपको पहले भी बताऊं, बीच का रास्ता कभी भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं अपनाया है, और यही इनकी कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट जो इनकी रही है हमेशा। और ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए नहीं बनाना चाहती सरकार, तो फिर री इलेक्शन से इन्हें परहेज नहीं है। और जिस दिन सत्ता में ये पूरी मेजॉरिटी के साथ आएंगे, तभी वो सारी वायदे जो उन्होंने किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने 70 मैनिफेस्टो में, वो पूरा करने को तैयार है। इसलिए बीच बचाव की राजनीति नहीं अपनाना चाहते हैं, और इनका जो भी मतदाता है वो यही चाह रहा है। प्रफुल्ल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट है, कर्नाटक में हमने देखा था कि किस तरह से बहुमत का जुगाड़ किया गया, तो डर क्या है बीजेपी को? क्या केजरीवाल फैक्टर यहां पर एक किस्म का नैतिक दबाव डाल रहा है? कम से कम सोनिया गांधी के सत्ता जहर है वाले जुमले से तो वो इंस्पायर्ड नहीं दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई, तो बीजेपी का इस बात का मलाल है। कल मोदी जब आए थे तब इस बारे में चर्चा भी हुई थी, और वो भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे जो परिणाम आए हैं उससे, तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा खुशी नहीं जाहिर की। और बीजेपी का जो काडर है वो भी ये कह रहा है कि पूर्ण बहुमत नहीं है, लिहाजा नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी का कहना है कि वो नहीं जाएंगे जोड़ तोड़ की राजनीति में। अगर कोई समर्थन दे, सामने से समर्थन दे, बहुमत मिले तो ही वो सरकार बनाएंगे। तो स्पष्ट कर दिया स्थिति कि सामने से कोई समर्थन दे और बहुमत पूरा हो जाए तब तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। और फिलहाल बीजेपी भी यही चाहती है कि दोबारा चुनाव हो, ताकि वो जनता के बीच जाएं और दोबारा से जनादेश लें और एक अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो सीट लेकर आए। तो फिलहाल बीजेपी भी ये नहीं चाह रही कि वो आम आदमी पार्टी से समर्थन ले या जो इंडिपेंडेंट है उन्हें अपने साथ लाके किसी तरह की कोशिश नहीं कर रही है। साफ कर दिया है ये बीजेपी ने। कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस का क्या डेस्परेशन है? आशीष, कांग्रेस का क्या डेस्परेशन कि वो इस कदर से समर्थन देना चाहती है? क्या उसे इस बात का डर नहीं है आशीष कि एक तो आप पहले ही हारे हैं, सुपड़ा साफ हो गया है, और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा ऐसे में? आशीष,
ठीक कहा आपने अभिसार, कांग्रेस का पर्सपेक्टिव देना ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जहां पैरों तले जमीन खिसक गई है वहां कांग्रेस क्या सोच रही है ये लोग जानना चाहते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के लिए मूल्यांकन का वक्त है। खुद आपने देखा अभिसार कि एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ने ही कहा था कि हम दोबारा से एनालाइज करेंगे। एक दिन बाद ही अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे ठीक पीछे 10 जनपद निवास है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का, जहां पर सभी जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाया गया है। निश्चित तौर पर किसी न किसी की जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी। संभव है कि आगे चल के किसी तरह की कार्रवाई भी की जाए। रही बात डेस्परेशन की जो आप पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि डेस्परेशन इस बात का है कि इतना इंपॉर्टेंट राज्य दिल्ली हारना, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कांग्रेस में कि इतनी करारी शिकस्त मिलेगी और खुद मुख्यमंत्री हार जाएंगे। मुझे लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं ये फीलर्स देने की कोशिश की गई थी कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से स्टेक क्लेम करती है, सरकार बनाना चाहती है, तो कांग्रेस उसे आउटसाइड सपोर्ट दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है यहां पर भी दाल गल नहीं रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो न किसी का समर्थन लेंगे ना किसी को समर्थन देंगे। तो अब कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन के अलावा कोई विकल्प रह भी नहीं जाता। चलिए, आशीष, सरोज और प्रफुल्ल आप मेरे साथ बने रहे। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा साहब भी हैं और किशोर और विजय भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और उन 5 फॉर्मूलाज की हम बात करने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से, मगर थोड़े से इंतजार के बाद। तो जनता ने इन 70 विधायकों को चुनाव इसलिए नहीं किया था कि एक राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहे। ब्रेक में जाने से पहले हमने 5 फॉर्मूलाज की चर्चा की थी। आइए अब उनकी समीक्षा करते हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी किशोर हैं। किशोर, हमारे दर्शकों के लिए 5 फॉर्मूला और फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वो बात जो किरण बेदी भी कह रही हैं, फॉर्मूला नंबर 1 कि बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें हैं। इन दोनों की कुल मिलाकर 60 हो जाती है। बहुमत के लिए सिर्फ 36 चाहिए। मतलब ये नहीं कि ये दोनों मिलकर सरकार बना लें या मिलीजुली सरकार हो, किसी भी तरीके से दोनों में एक गठजोड़ हो जाए मुद्दों के आधार पर। बिजली के बिल का एक मुद्दा है जो दोनों ने वादा किया था। जनता उम्मीद कर रही है कि हमने सिर्फ 30 और 50% का है। हाँ, फर्क 30 और 50% का है। भाई 70 में से 60 सीटें इन लोगों की आई हैं जिन्होंने बिजली की बात की थी। अब ये दोनों मिलके कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे क्यों नहीं साथ आ सकते, ये सवाल उठ रहा है। और इसलिए ये फॉर्मूला किरण बेदी ने जो दिया, ये फॉर्मूला नंबर 1। वो बार बार आम आदमी पार्टी कह रही कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना है, किसी का समर्थन नहीं देना है, लेकिन सरकार कॉमन दोनों के मुद्दों पर चले, किस तरह चले, दोनों किस तरह साथ में आए, ये दिख रहा है इसमें फॉर्मूला नंबर 1 में। दूसरे फॉर्मूले की बात करें, दूसरा ये कि बीजेपी को रोकने का फॉर्मूला जो कांग्रेस कई जगह करती रही है कि बीजेपी को रोकना है किसी तरीके से, और अगर बीजेपी को दिल्ली में रोकना चाहती है कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दे या उसके साथ आ जाए, तो 28 और 8 36 फिर बहुमत का आंकड़ा बन जाता है। यहां पर भी वही बात कि आम आदमी पार्टी 2 दिक्कतें हैं। पहली बात, आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी। दूसरी बात, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राजनीतिक हथियार बनना चाहेगी? कांग्रेस का राजनीतिक हथियार बीजेपी को रोकने के लिए, बिल्कुल। या आम आदमी पार्टी क्या इस तरफ दिखना चाहेगी कि वो भी बीजेपी को रोकना चाहती है? ये सब दिक्कतें तो हैं। फॉर्मूला नंबर 3, अगर आम आदमी पार्टी सदन से गैर हाजिर है, देखिए समर्थन न देंगे न लेंगे, इसमें गैर हाजिर रहना भी है। अगर आप गैर हाजिर हैं सदन में जब बहुमत की बात आ रही है, तो आप न समर्थन दे रहे हैं न समर्थन ले रहे हैं। कुल 70 हैं, आम आदमी पार्टी के 28 अगर माइनस हो जाते हैं, सदन में 22 रह जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा 42 रह जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा 22 हो जाता है। कि मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकती है और एक मॉरल हाई ग्राउंड भी ले सकती है। जी, कि हमने बीजेपी की सरकार नहीं बनवाई, लेकिन हमने बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी वोट नहीं किया क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी, हम बाहर थे। बहुमत का आंकड़ा 22 का है क्योंकि 42 का सदन हो जाता है और बीजेपी की सरकार आराम से बन सकती है। नहीं तो ये कि कांग्रेस सदन से बाहर रह जाए। अब कांग्रेस भी अगर सदन से बाहर रह जाती है कि भाई हम किसी के साथ नहीं है, ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, दोनों आपस में तय करें, 70 में से 8 माइनस हो गए, 8 है कांग्रेस के, 62 का सदन हो जाता है, बहुमत 32 का हो जाता है। इस केस में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, लेकिन बीजेपी की जरूर बन सकती है। अब हम दोनों बातें हैं, बीजेपी की रोकना चाह रही है सरकार या बीजेपी की बनवा देना चाह रही है। ये लीस्ट पॉसिबल लग रहा है क्योंकि इसमें बीजेपी को फायदा दिखता है और वो कांग्रेस नहीं चाहेगी। बीजेपी को फायदा अभी सरकार बनाने में दिखता है ना। कांग्रेस हो सकता है चाहे कि बीजेपी सरकार बनाए और दिखाए कैसे 30% बिल कम करने हैं और सब कम करना है। अगर बीजेपी सदन से गैर हाजिर रहती है, बीजेपी भी जो कह रही है कि भाई हमको बहुमत नहीं मिला, हम बाहर रहना, हम विपक्ष में बैठेंगे, तो गैर हाजिर हो जाए।
कुल सदन की संख्या 70 है, सदन की संख्या 38 रह जाएगी अगर 32 बीजेपी गैर हाजिर है। गैर हाजिर मतलब ये उस वोट के लिए गैर हाजिर होना है। बहुमत 20 का हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के पास 28 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं किशोर, आपको नहीं लगता है कि खुद बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहेंगी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया जाए, सत्ता को लेकर एक्सपोज, उन्हें बिठाया जाए? उस केस में ये हो सकता है ना। हाँ। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। इसको समर्थन लेना मानेगी क्या आम आदमी पार्टी? किसी का गैर हाजिर होना, क्या वो भी समर्थन लेना है? ये सवाल है। वो कह रहे हैं हम समर्थन नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो भाई वो दे नहीं रहे हैं, वो तो बाहर बैठ रहे हैं। अब तो कोई बात नहीं, अब बना लीजिए आप सरकार। बिल्कुल। तो चलिए, 5 फॉर्मूलेज को किशोर ने हमारे सामने उसको पूरी तफसील से बताया। ब्रेक के बाद कितने व्यावहारिक है ये तमाम फॉर्मूलाज और इसमें उपराज्यपाल की क्या भूमिका होने वाली है, ये हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे, एसके शर्मा साहब से भी, मगर लौट रहे हैं थोड़े से इंतजार के बाद।